चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, ये हम लोग देखें तो चट्टान का, भूकंप का, ज्वालामुखी का मेन आधार अगर देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम पढ़ लेते हैं तो चीजों को समझ पाते हैं। हम लोग देखें कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछा जाता है और कैसे हमको पढ़ना पड़ता है, उन चीजों को पहले देखें। तो हम लोग देखें कि ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी को हम लोग 3 डायमेंशनल मान के चले, ये जो पूरा भाग है गोलानुमा आप मान लें। इसके बीचों बीच भाग में, आंतरिक भाग में हम लोग देखेंगे कि इस पृथ्वी का क्या रहेगा, केंद्र रहेगा। ये पृथ्वी की पूरी सतह रहेगी, ऊपर पूरा सॉइल सरफेस जिसको बोलते हैं या भूपृष्ठ बोलते हैं वो रहेगा। उससे अंदर की तरफ हम लोग जाने लगेंगे तो क्रस्ट जिसे भूपरपटी कहते हैं, उससे नीचे प्रवार या मेंटल इंग्लिश में, फिर कोर या क्रोड आप जान रहे होंगे कि पाया जाएगा। तो ये जो केंद्र वाला भाग है, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का, तो कुछ इस तरह से निकाला जाता है और इस भाग को निकालकर इन भागों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देखें कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाएं भाग से जब हम अंदर की तरफ जाने लगेंगे तो दाब वृद्धि करेगा। जब दाब वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है कि डेंसिटी या घनत्व भी वृद्धि करेगा। जहां दाब वृद्धि करता है, घनत्व वृद्धि करता है, वहां तापमान अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर दाब, घनत्व और तापमान में वृद्धि होता है। इन चीजों को, कॉन्सेप्टों को आप लोग पकड़ के चलेंगे कि ये सब वृद्धि करेगा। अब हमको देखना है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग का कितने किलोमीटर भाग तक, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकों ने किया है। तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम 8 किलोमीटर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां तक प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है या खोद के देखा है। उससे नीचे का जो भी अध्ययन या जानकारियां हमको मिलती है, वो जानकारियां भूकंप और ज्वालामुखी को आधार बनाकर वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है। भूकंपीय लहरों में हम उसे देख पाएंगे, सीख पाएंगे। इस तरह से हम अगर पृथ्वी को निकाल लें और पृथ्वी को निकालने के बाद देखें तो सामान्यतः वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला भाग होता है, इस पहले भाग को भूपरपटी के नाम से जाना जाता है। मैं लिख दे रहा हूं इसे भूपरपटी, भूपरपटी के नाम से जाना जाएगा। इंग्लिश में इसी को क्रस्ट कहते हैं। भूपरपटी हो गया क्रस्ट। जो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, इस भाग को देखा जाए तो हिंदी में इसे प्रवार कहा जाता है और प्रवार को इंग्लिश में मेंटल बोला जाता है। मेंटल के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें कि यहां से लेकर ये वाला जो भाग होगा, इस भाग को क्रोड बोला जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को कोर बोला जाएगा। तो हम लोग देखें कि मुख्य रूप से पृथ्वी के धरातल से, सॉइल सरफेस से या भूपृष्ठ जो एकदम ऊपरी भाग है, इसे हम लोग भूपृष्ठ के नाम से जानेंगे या इसी को सॉइल सरफेस के नाम से जाना जाएगा। सॉइल सरफेस के नाम से जाना जाएगा। सॉइल सरफेस से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें भूपरपटी मिलेगी, भूपरपटी से नीचे आएंगे तो प्रवार, प्रवार से नीचे जाएंगे तो क्रोड। ये जो भूपृष्ठ होता है, इसी भूपृष्ठ पर ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, या हम लोग देखें कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे विद्यमान होते हैं इसी भाग पे। इसी पर जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो पाए जाते हैं, वो विचरण करते हैं, चलते हैं। जितने जानवर हैं उनको देखा जाए तो यहीं पर विचरण करेंगे। इसके बाद हम लोग देखें कि जो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग भी कहां पर चलेंगे? इसी सॉइल सरफेस पे चलेंगे, इस भाग पे चलेंगे। जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, इससे ऊपर जाने के बाद वायुमंडल, पेड़ पौधा, जो भी चीजें होती है वो सॉइल सरफेस, भूपृष्ठ पे, उससे नीचे की तरफ हम आएंगे तो भूपरपटी, प्रवार, फिर क्रोड। अब ये जो भूपरपटी है, भूपरपटी को देखा जाए तो यहां से अगर हम इसे 0 किलोमीटर मान लें, 0 किलोमीटर,
तो ये जो भाग है केंद्र है ये 6371 किलोमीटर माना जाता है, 6371 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देना है, बहुत बुक में आपको 6370 मिलेगा या 6400 किलोमीटर तक मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग पृथ्वी का आकार पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे कि जो विषुवतीय व्यास है और ध्रुवीय व्यास है उसमें अंतर और उनके व्यास और त्रिज्या को हम लोग देख पाए थे। तो लगभग 63 से 71, या जैसे हम एथेंटिक, बहुत एथेंटिक मानते हैं श्री शबिंद्र सिंह सर को, तो वो भी 63 से 71 किलोमीटर लिखते हैं, इसीलिए हम उनको आधार मान के यहां हम लोग पढ़ते हैं। अब देखा जाए कि जो भूपर पट्टी है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो जहां से प्रवार की शुरुआत होती है जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग में पृथ्वी के अंदर से रेडिएशन आने के वजह से इस वाले भाग को हम लोग स्टेनोस्फीयर या पिघला मंडल के नाम से जानते हैं। स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, या आपसे पूछा जाता है जो ये स्टेनोस्फीयर है इसी को हिंदी में पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाएगा। पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाएगा। और ये पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की तरफ देखा जाए तो जो रेडिएशन होता है उसके वजह से तापमान में वृद्धि होता है, लेकिन इसके ऊपर प्लेटें पाई जाती है जिस पर ये जो भूपर पट्टी या प्रवार हम लोग देख रहे हैं ये तैरता रहता है इन प्लेटों के ऊपर। तो यहां पर जो भाग होगा ये बिल्कुल तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में हो जाता है और इसी को ही हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं, मैग्मा के नाम से जानेंगे। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में तरल पदार्थ रहता है उसे मैग्मा कहते हैं, जो ऊपर की तरफ आ जाता है इसी भाग को हम लोग लावा कहते हैं। और जब ये मैग्मा यहां पर बहुत हीट करेगा, इन भागों में गर्म करेगा, तो ये जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के या तो आमने सामने आने लगेंगी, या तो दूर जाने लगेंगी, या तो समानांतर चलने लगेंगी। अगर ये दोनों आमने सामने आती हैं तो एक प्लेट नीचे की तरफ जाने लगती है और एक प्लेट ऊपर की तरफ उठने लगती है। जो भाग नीचे की तरफ जाता है उसे हम लोग छेपड़ या सबडक्शन जोन के नाम से जानते हैं। जब हम प्लेट विवर्तनिकी पढ़ाएंगे तो वहां आप लोगों को जोड़ेंगे इससे। तो सबडक्शन या छेपड़ के नाम से या अधोगमित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये भाग पुनः प्लेट का जब अंदर की तरफ जाता है तो टूट टूट के इसमें गिरता है, जिसे बेनियाफ जोन के नाम से जाना जाता है। अब यही जब अधिक मात्रा में हो जाएगा तो पृथ्वी से तोड़ फोड़ करके ऊपर बाहर की तरफ निकलता है, और जब निकलेगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और प्लेटें चलने की वजह से जब हिलती हैं तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेनोस्फीयर दिख रहा है यही स्टेनोस्फीयर ही ज्वालामुखियों का घर है, ज्वालामुखी का घर है, ज्वालामुखी के घर के नाम से जाना जाता है। तो मेरा मानना कि आप क्लियर हो पा रहे होंगे कि ये हम लोग देखें भूपर पट्टी और प्रवार के बीच में स्टेनोस्फीयर पाया जाता है जिसे पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल कहते हैं, और ये मैग्मा से भरा होता है जिसे हम लोग ज्वालामुखियों का घर कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी यहीं से तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि इनके जो आयतन है, आयतन, घनत्व और द्रव्यमान से भी प्रश्न बनते हैं, उनको क्लियर करें। फिर इनके तीन तीन भाग, हम दो दो भाग बांटेंगे तो आप देखेंगे 2 भाग इसके हो जाएंगे, 2 भाग इसके, 2 भाग इसके, कुल टोटल 6 भागों का अध्ययन हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें कि जो भूपर पट्टी है इसमें प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि भूपर पट्टी का आयतन में, या देखा जाए तो पूरे पृथ्वी में भूपर पट्टी कितने प्रतिशत आयतन वाले क्षेत्रफल में पूछ लिया जाता है कि पाया जाता है। आयतन पूछा जाता है, घनत्व पूछा जाता है और द्रव्यमान पूछा जाता है। 3 चीजें पूछी जाती है तीनों में। तो ये तो हो गया आयतन, यहां भी आयतन लिख लें, वहां घनत्व और यहां भी घनत्व लिखें, वहां द्रव्यमान और यहां भी द्रव्यमान लिख दें। अब यहां भी आप लोग देखें कि आयतन होगा, घनत्व होगा और द्रव्यमान होगा। अब आयतन जो होगा ये इसका आयतन 0.5% होगा। घनत्व की बात किया जाए, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो घनत्व ही, तो 2.7 से
2.9 ग्राम प्रति सेमी घन होगा, ग्राम प्रति सेमी घन होगा, ग्राम प्रति सेमी घन होगा। आपको ध्यान देना है क्योंकि ये जो निकाला जाता है ये ग्राम प्रति सेमी घन काट के निकाला जाता है, इसलिए ये हम लोग कहते हैं कि 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेमी घन होगा। यह लगभग आपको 3 दे देता है। तो जो ये जो भूपरपट्टी है इसका घनत्व तो पूछा जाता है कितना होता है, तो लगभग 3 या 2.7 से लेके 2.9 ग्राम प्रति सेमी घन होगा। और द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान इसका लगभग नगण्य होता है, इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होगा। तो आयतन आप देख पाए, घनत्व देख पाए, द्रव्यमान, चाहे कुछ भी पूछेगा ये तीनों आयतन, घनत्व, द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम भूपरपट्टी का होगा। ये आप माइंड करके चलेंगे। सबसे ज्यादा घनत्व पे आपको दिमाग लगाना है। प्रवार हम लोग देखें कि जो प्रवार है, इस प्रवार का अगर आयतन की बात किया जाए तो इसका आयतन 83% होता है। कितना होता है? 83%। घनत्व को देखा जाए तो घनत्व 4.7 से 4.9 ग्राम प्रति सेमी घन माना जाता है। 4.7 से 4.9 ग्राम प्रति सेमी घन घनत्व किसका होता है? प्रवार का। वहीं हम लोग देखें कि जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान भी जब इतना ज्यादा आयतन हो रहा है तो द्रव्यमान भी बहुत अधिक होगा, और द्रव्यमान होता है 68%। कितना होगा? 68%। वहीं क्रोड का देखा जाए तो क्रोड का जो आयतन होगा, अब आप देख सकते हैं कि 83 और 0.5 हो गया, तो यहां हो जाएगा 16.5% हो जाएगा इसका आयतन। घनत्व की बात करेगा, जो यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, 10 से 12 ग्राम प्रति सेमी घन होगा, 10 से 12 ग्राम प्रति सेमी घन। वहीं द्रव्यमान की बात करेगा तो आप देख सकते हैं 68, 100 में से 68 घटा देंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 32। तो 32% क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अब देखिए प्रश्न, सबसे कम पूछेगा कुछ भी इन तीनों में से तो भूपरपट्टी हो जाएगा। घनत्व तो पूछेगा सर्वाधिक किसका होता है, तो आप देखेंगे कि क्रोड का घनत्व तो सर्वाधिक होता है। अभी मैं बताया कि पृथ्वी के जो भूपरपट्टी या भूपृष्ठ से देख लें, वह ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो दाब वृद्धि करता है। जब दाब वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है घनत्व वृद्धि करेगा, घनत्व वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है कि तापमान वृद्धि करेगा। ऊपर से नीचे आने के बाद ये तीनों चीजें वृद्धि करेंगी तो सर्वाधिक घनत्व किसका होगा? क्रोड का या कोर का होगा। कितना होता है? 10 से 12 ग्राम प्रति सेमी घन होता है। वहीं आयतन की बात करेगा, सर्वाधिक किसका होता है? तो प्रवार का होता है। कितना होता है? तो प्रवार का जो आयतन होता है लगभग 83% होता है, और द्रव्यमान स्वाभाविक है, जिसका आयतन सर्वाधिक होगा उसी का द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, और द्रव्यमान हो जाता है 68%। मेरा मानना है कि भूपरपट्टी, प्रवार और क्रोड के बारे में आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब इनको हम लोग एक एक भागों में अलग अलग डिवाइड करें और वहां से जो प्रश्न आते हैं उनको क्लियर करें, उनको समझें। तो हम देखें कि जो वैज्ञानिक हैं इन भागों को अलग अलग एक एक भागों में फिर से बांट देंगे। जैसे हम लोग देखें भूपरपट्टी को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। ये 0 किलोमीटर है और ये 0 से लेकर 30 किलोमीटर वैज्ञानिक मानते हैं। इसे कुछ वैज्ञानिक 50 किलोमीटर मानते हैं, कुछ लोग 100, तो मैं 100 मान के चल रहा हूं, 100 किलोमीटर। इसके बाद इस वाले भाग को देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 700 किलोमीटर, और ये भाग देखा जाए तो ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर, और इस भाग को देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 5150 किलोमीटर। 5150 किलोमीटर, 0, 30, 100, 700, इसके बाद 2900, 5150, 6371 किलोमीटर। अब देखा जाए तो इस वाले भाग को जो भूपरपट्टी है तो इसे अपर क्रस्ट या ऊपरी भूपरपट्टी के नाम से जाना जाएगा। ये भाग देखा जाए तो क्रस्ट का ही भाग है, और ये लोअर क्रस्ट के नाम से या निचला भूपरपट्टी के नाम से जाना जाएगा। वहीं प्रवार, ये पूरा भाग प्रवार है, तो जो प्रवार पूरा भाग है इसमें हम लोग देखें तो ये आपका अपर मेंटल हो जाएगा और ये लोअर मेंटल हो जाएगा, या आप देख सकते हैं निचला प्रवार कर लीजिएगा आप लोग। इस वाले भाग को देखा जाए तो ये अपर कोर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर कोर,
और ये हो जाएगा लोअर कोर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब प्रश्न आप लोगों से बन जाते हैं कि जो स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, अभी मिटा दिया गया है, जो स्टेनोस्फीयर या पिघला मंडल या दुर्बलता मंडल है वो किसको किसके किसके बीच पाया जाता है। तो यहां आप देखेंगे डीप प्रश्न जब बनाते हैं तो विकल्प जटिल डाले जाते हैं, तो लोअर क्रस्ट या निचला भूपरपटी और ऊपरा प्रवार या अपर मेंटल के बीच में स्थित होता है स्टेनोस्फीयर। अभी आप लोग देखे थे स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। और भागों को देखा जाए तो इनकी खोज जो इसके बारे में बताते हैं, इन्हीं के आधारों पर इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग असंबद्धताएं या डिसकंटिन्यूटी दी जाती है। तो बहुत आसान होता है डिसकंटिन्यूटी को समझने के लिए। ये ऊपर वाला भाग है, इसे तो समझना ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई नहीं देगा, सबको मालूम है। ये भाग आपको ध्यान रखना, ये भाग और इतने भाग, ये तो कोर है ही। तो आपको 1 2 3 4 5 भाग याद करने, मैं ट्रिक बता रहा हूं। कमर पहले आपको लिख लेना है, कमर के बाद आपको GL लिख लेना है, कमर के बाद GL, पहले भाग को छोड़ दीजिएगा, पहले भाग से छोड़ के ऐसे कमर GL लिख लीजिएगा। और जो पहला भाग है ये K से कोनार्ड असंबद्धता होगा, कोनार्ड असंबद्धता लिख लीजिएगा या डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। म से आपको लिखना है मोहो या मोहरो बिसिक असंबद्धता हो जाएगी। R से आपको समझना है रेपटी असंबद्धता हो जाएगी। G से आप लिख लीजिएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता हो जाएगी या डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। L से आपको लिखना है लेहमैन जेफरीज असंबद्धता हो जाएगी। तो ये हो गया आप कब के से कोनार्ड असंबद्धता, एन से मोहो या मोहरो बिसिक असंबद्धता, आर से रिप्टी असंबद्धता, जी से गुटेनबर्ग असंबद्धता, एल से लेहमैन जेफरीज असंबद्धता हो जाएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो कोनार्ड है ये गुटेनबर्ग के साथ भी काम किए थे, इसलिए अगर आपको यहां से प्रश्न पूछ ले कि लोअर मेंटल और देखा जाए लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच या कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो यहां अगर गुटेनबर्ग ना दे तब आप कोनार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि कोनार्ड भी इसके साथ गुटेनबर्ग के साथ काम किए थे। अगर ऐसा न दे तब आपको उत्तर क्या करने हैं, गुटेनबर्ग करने हैं। तो ये हमारे रहे जो अलग करने के लिए प्रश्न। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी को जो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी अलग करती है उसे किस नाम से जानते हैं, कोनार्ड। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भूपरपट्टी को प्रवार से जो अलग करता है उसे किस नाम से जानते हैं, मोहो या मोहरो बिसिक। या आपसे लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पूछ लेगा तो भी बात वही होगी। और अपर मेंटल लोअर मेंटल पूछ ले तो रेप्टी, लोअर मेंटल अपर कोर पूछ ले तो गुटेनबर्ग, और अपर कोर लोअर कोर पूछ ले तो लेहमैन जेफरीज असंबद्धता होती है। अब थोड़ी चीजों को हमको देखना है कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी को हम लोग देख रहे हैं, इस संपूर्ण पृथ्वी में पूछ ले कि किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्लियर करें आप लोग कि संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए या पूछा भी गया है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो प्रश्न बना है कि संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए लोहा। क्या होना चाहिए, लोहा। और लोहा लगभग संपूर्ण पृथ्वी में 35% के लगभग पाया जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहा। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा ले, बस आप लोगों को दे दे कि जो क्रस्ट है इस भाग में या भूपरपटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, उत्तर बदल जाएगा
और 1 नंबर पे हो जाता है ऑक्सीजन, लगभग 46% ऑक्सीजन हो जाता है। और ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे जो होता है वो होगा सिलिकॉन। 1 नंबर पे क्या होगा? ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन 1 नंबर पे होता है, अगर ऑक्सीजन विकल्प ना दे तब आपको सिलिकॉन करने पड़ते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में पूछ ले तो लोहा सर्वाधिक मात्रा में, और भूपर्पटी में पूछ ले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन विकल्प ना दे तब आपको सिलिकॉन करना है। तो इस प्रकार से आप पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, इतना चीजों को तैयार रखें, इतनी चीजें ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आती है। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग मिलेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इनको अलग करता है, और भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आती हैं। लेकिन कुछ लोगों का डिमांड है कि सर भारत थोड़ा सा आप क्लियर करें, तो इस लेक्चर के बाद मैं भारत क्लियर करूंगा। जब भारत क्लियर हो जाएगा तो फिर से मैं आप लोगों को इसी से जोड़ते हुए ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट विवर्तन की जो भी चीजें हैं, सागर महासागर, और मैपिंग जो करने की विधियां हैं और मैपिंग से जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का। ओके, थैंक यू।